मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग धातु और अधातु चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत अपघटन द्वारा शुद्धिकरण या शोधन। ये चीज होता क्या है? अब देखिए, हम लोग सबसे पहले जब धातु को प्राप्त करने के प्रोसेस में जाते हैं तो धातु अयस्क के रूप में सबसे पहले अयस्क प्राप्त करते हैं। उसके बाद अयस्क का क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण करते हैं, मतलब साफ सुथरा जो बाहरी गंदगी है उसको हटाते हैं, सांद्रण के बाद उसका निस्तापन या जाड़न करते हैं। निस्तापन या जाड़न का मतलब हुआ उसको धातु के ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करना। उसके बाद उससे धातु प्राप्त करते हैं अपघटन द्वारा या और कुछ विधि द्वारा धातु प्राप्त करते हैं। तो जब धातु प्राप्त करते हैं तो वह धातु शुद्ध नहीं होता है। वह धातु कैसा होता है? वह अशुद्ध होता है, जबकि धातु को शुद्ध करना आवश्यक होता है। इसी के लिए एक विधि है वैद्युत अपघटन विधि, जिसमें हम लोग धातु को शुद्ध करते हैं। मतलब इस प्रोसेस तक पहुंचते पहुंचते हम लोग धातु तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह शुद्ध नहीं होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं? वैद्युत अपघटन द्वारा धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो यह होता कैसे है? तो इसके यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो इसमें जिस धातु का हमको शुद्धिकरण करना होता है तो हम लोग दो छड़ लेते हैं, एक एनोड का छड़ और एक कैथोड का छड़। तो एनोड का छड़ जो होता है वह अशुद्ध धातु लेते हैं, यानी जिसका शुद्धिकरण करना होता है उसी को हम लोग एक छड़ के रूप में लेते हैं, जिसका नाम पड़ता है एनोड, यानी वह अशुद्ध धातु का। और एनोड छड़ में जिस धातु का प्रयोग रहता है वही धातु एक और छड़ के रूप में लेते हैं, कैथोड छड़ के रूप में। लेकिन फर्क इतना रहता है कि एनोड अशुद्ध होता है और कैथोड बिल्कुल शुद्ध रहता है, ठीक है। और एनोड और कैथोड छड़ दो को ले लेते हैं, एनोड अशुद्ध धातु और कैथोड शुद्ध धातु का, ठीक है। उसके बाद विलयन लेते हैं धातु का, धातु के लवण का विलयन लेते हैं, उसमें दोनों को एडजस्ट कर देते हैं, एनोड को और कैथोड को, ठीक है। उसके बाद दोनों को विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है। विद्युत परिपथ मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाता है। इसमें जो विद्युत परिपथ हमको प्रवाहित करना है वह डीसी करना है, एसी नहीं करना है, वो डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर जो है धातु का लवण जो विद्युत अपघटन का कार्य करता है वह अब अंदर में घूमने लगता है। मतलब एक तरह से विद्युत अपघटन का कार्य होने लगता है, विद्युत अंदर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इससे क्या होता है कि एनोड के अंदर जो शुद्ध धातु रहता है वह वहां से निकल जाता है, क्योंकि एनोड जो है, एनोड बताए थे, एनोड वैसे तो अशुद्ध धातु रहता है, तो उसमें से जो भी शुद्ध धातु रहता है वो वहां से निकल करके विलयन में आ जाता है, और विलयन में आने के बाद वह शुद्ध धातु के तरफ आकर्षित हो जाता है। शुद्ध धातु के तरफ आकर्षित होने का मतलब वह कैथोड के तरफ आकर्षित होने लगता है। उसके अलावा जब एनोड से हम लोग शुद्ध धातु को निकालते हैं तो उसमें कुछ गंदगी भी होती है। तो गंदगी भी दो प्रकार का होता है, एक ऐसा गंदगी होता है जो विलेय होता है और एक अविलेय होता है। तो विलेय जो गंदगी होता है या विलेय जो अपद्रव्य होता है वह उसी विलयन में घुल जाता है, जबकि जो अविलेय अपद्रव्य होता है, अपद्रव्य का मतलब समझिएगा अशुद्धि, गंदगी, तो जो अविलेय अपद्रव्य होता है वह कैथोड के एनोड के जस्ट नीचे जमा हो जाता है, जिसको हम लोग एनोड मॉड कहते हैं। एनोड मॉड, मॉड माना कीचड़, कीचड़ के रूप में। तो इस तरह से हम लोगों को शुद्ध धातु प्राप्त होता है, शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाता है, उसके बाद उसको निकाल देते हैं। यह जो शुद्ध धातु प्राप्त होता है 99.9% शुद्ध होता है। आप समझ लो लगभग 100% ही शुद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैद्युत अपघटन द्वारा धातु का शुद्धिकरण करते हैं। अब इसको जरा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए क्या कहता है, यह किसी धातु को परिशोधन या शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के द्वारा तांबा, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम इत्यादि धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक, ये देखिए परिपथ आप देख रहे हैं,
इस तरह से हमको सजाना है। ये दो छड़ है, एक है एनोड जो अशुद्ध धातु का रहता है, अशुद्ध धातु मतलब जिसका हम लोगों को शुद्धिकरण करना है उसी को हम लोग एनोड बना लेते हैं। और कैथोड तो जिस धातु का हम लोगों को शुद्धिकरण करना होता है वही धातु लेते हैं, लेकिन यहाँ शुद्ध रूप में लेते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा लेते हैं। ये शुद्ध धातु कैथोड का बना होता है, मतलब कैथोड जो ये छड़ है ये शुद्ध धातु का बना होता है। इसके अंदर जो है एक विद्युत अपघटनी के रूप में विलयन डाला जाता है जो धातु का लवण का विलयन होता है। उसके अलावा इस दोनों को कैथोड छड़ और एनोड छड़ को एक परिपथ से जोड़ देते हैं, और परिपथ मतलब उसमें बैटरी होगा, स्विच होगा, तो इस तरह से जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर। इसके लिए अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु के प्लेट को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धातु के एक लवण का विलयन वैद्युत अपघटय का कार्य करता है, मतलब इसमें विलयन जमा है। हाँ, जब कैथोड एवं एनोड से होते हुए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड से शुद्ध धातु निकल करके विलयन में आती है तथा उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। मतलब यहाँ से जो एनोड से जो अशुद्ध धातु शुद्ध धातु निकलेगा वह पहले विलयन में जाएगा, फिर विलयन से होते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा, इस पे जाकर के जमा हो जाएगा, एक तरह से बोलिए कि सट जाएगा। उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। विलेय अपद्रव्य विलयन में चले जाते हैं, मतलब जो अपद्रव्य जो अशुद्धि घुल जाता है वो विलयन में जाकर के मिल जाता है, तथा अविलेय अपद्रव्य एनोड के नीचे पेंदी पर एकत्र हो जाते हैं। देख लो, ये पेंदी के नीचे जो है इसको एकत्र कर दिए, जिसको हम लोग चूंकि एनोड के नीचे यह जमा होता है इसीलिए इसको एनोड मड का मतलब कीचड़ होता है, तो एनोड कीचड़ भी इसको हम लोग बोलते हैं। हाँ, पेंदी में एकत्र हो जाते हैं जिसे एनोड मड कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त धातु 99.9% शुद्ध होता है। तो समझ गए इस प्रोसेस को, शॉर्टकट में एक बार फिर से समझा दें। एनोड अशुद्ध धातु, कैथोड शुद्ध धातु, और एक परिपथ लेते हैं, इसके अंदर जो है धातु के लवण का विलयन लेते हैं। उसके बाद जो मतलब लवण का ही विलयन होना चाहिए। उसके बाद इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड से शुद्ध धातु, भले अशुद्ध लिखा हुआ है तो अशुद्ध में शुद्ध भी तो मिला हुआ है, तो यहाँ से शुद्ध धातु निकल करके वह कैथोड पर जमा हो जाता है। पहले तो निकल करके विलयन में आएगा, फिर विलयन से यहाँ पर जमा हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो गंदगी वगैरह सब है, तो गंदगी भी दो प्रकार के, एगो जल में घुल जाए, एगो नहीं घुले। तो जो गंदगी है, जो विलेय अपद्रव्य है, वह इस लवण में घुल जाता है, और जो अविलेय है, जो जल में नहीं घुल पाता है, वह यहीं पर एनोड धातु के नीचे जमा हो जाता है। इसी को हम लोग एनोड मड कहते हैं। तो शुद्ध जो है शुद्ध धातु वह कैथोड पर जमा हो जाता है, और उसके बाद उसको अलग करके निकाल देते हैं। इस प्रकार जो हम लोगों को प्राप्त होता है धातु वह 99.9% शुद्ध होता है। समझ गए बात को? तो यह था वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए, वैद्युत अपघटन के बाद हम लोग चलते हैं दो महत्वपूर्ण धातु का किस तरह से निष्कर्षण किया जाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। निष्कर्षण का क्या मतलब हुआ? निकालना, यानी अयस्क से धातु को अलग करना। वो कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला विधि है सांद्रित करना, यानी बाहरी साफ सुथरा। उसके बाद निस्तापित या जारित में से कोई एक करना जो उसके अनुसार उपयोगी होगा, जारित या फिर निस्तापित, इस दोनों में कोई एक प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद धातु अपकृत करेंगे, अपकृत करने से हमको धातु प्राप्त होगा, और जब धातु प्राप्त होगा तो उसको शुद्धिकरण करेंगे वैद्युत अपघटन विधि से। इस तरह से
3-4 प्रोसेस मिल करके हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक महत्वपूर्ण धातु जिंक या फिर जस्ता के बारे में। जिंक या जस्ता जिसके प्रमुख अयस्क जो है वो जिंक ब्लेंड ZnS, कैलेमाइन ZnCO3 और जिंकाइट ZnO है। तो ये प्रमुख अयस्क आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तीनों में से जो महत्वपूर्ण अयस्क हैं कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड, इस दोनों से मुख्यतः जिंक का निष्कर्षण किया जाता है। तो हम लोग दो विधि से करते हैं, दो अयस्क से निष्कर्षण करते हैं, जिसमें से सबसे पहला हम लोग करते हैं कैलेमाइन से। तो सबसे पहले कैलेमाइन को क्या करना है, सांद्रित तो खैर उसको करना ही है, तो उसके बाद कैलेमाइन को निस्तापित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। निस्तापित किए, निस्तापन का मतलब आपको बता चुके हैं कि वायु की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त मात्रा में जब गर्म किया जाता है किसी पदार्थ को या किसी अयस्क को, तो वह क्या हो जाता है, वह ऑक्साइड के रूप में, धातु के ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं निस्तापन होना। तो ZnCO3 निस्तापित होने पर जिंक ऑक्साइड, देखिए जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, प्लस CO2 गैस है, CO2 ये उड़ जाएगा, इसीलिए तीर का चिन्ह ऊपर दे दिए। अब क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जस्ता प्राप्त होता है। मतलब उसको, अब जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसको कोयले के साथ गर्म कीजिए चूर्ण के साथ, तो जिंक प्राप्त हो गया, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये तो गैस है, ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको कैलेमाइन से जिंक प्राप्त करने की विधि। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि पूछ दे तो एक ही विधि का वर्णन कीजिएगा, लिखिएगा, ये जस्ता का तीनों अथी जरूर लिख दीजिएगा यस, लेकिन उसमें से किसी एक पर चर्चा कीजिएगा, किसी एक से कैसे निष्कासन करेंगे उसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड को जारित करने के बाद, देखो अलग अलग चीज है, उसमें निस्तापित करना पड़ा था, यानी वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना पड़ा था, और इसमें जारित करना है। जारित करने का मतलब वायु की पर्याप्त मात्रा में या वायु की उपस्थिति में जो है उसको गर्म करना होता है। तो जिंक ब्लेंड को जारित करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ZnS प्लस 3O2, इसलिए दे दिए कि वायु की उपस्थिति का ये चीज दिखा रहा है। जारित किए तो ZnO प्लस SO2, तो यह तो गैस है, उड़ जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त हो गया, जैसे उस ऊपर में भी जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। जिंक ऑक्साइड प्राप्त होने के बाद उसको कार्बन के साथ जो है गर्म किए थे, गर्म करने पर हमको जिंक प्राप्त हो गया था। वही लिखे, जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म करने पर जिंक प्राप्त होता है, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। ठीक, तो जिंक प्राप्त हो गया, ऊपर में भी प्राप्त हुआ था, यहाँ भी हो गया। लेकिन अभी जिंक प्राप्त हुआ है, वो शुद्ध नहीं हुआ है। निष्कर्षण में शुद्ध कैसे करना, उस प्रक्रिया को भी शामिल किया जाता है। तो लास्ट में लिखेंगे कि प्राप्त जस्ता को वैद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जाता है। अब एक चीज बता दें आपको कि यदि बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से लिखिएगा, जैसे मान लिया सिर्फ आप कैलेमाइन से लिख रहे हैं, तो यहां तक लिखने के बाद प्राप्त होता है, ये लिखने के बाद आप लास्ट में यह ऐड कर दीजिएगा कि प्राप्त जिंक का वैद्युत अपघटन करने के बाद शुद्ध जिंक प्राप्त होता है। ये आपको लिखना है, चाहे पहला से कीजिए चाहे दूसरा से कीजिए। तो हालांकि दोनों में जो है हम लोग जिंक प्राप्त कर चुके थे, तो लास्ट में ये जो लिखे हैं ये दोनों के लिए हो गया कि प्राप्त जस्ता को वैद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो एक इन शॉर्ट में आपको बता दें एक बार कि एक को निस्तापित करने से ऑक्साइड में बदलना है, दूसरे को जारित करने से बदलना है। कैलेमाइन से जो हमको प्राप्त होगा वो निस्तापित करने पर, और जबकि जिंक ब्लेंड से जब हम लोग जिंक को प्राप्त करेंगे तो वो निस्तापित जारित करने के बाद मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कार्बन या कोयला के साथ गर्म कीजिएगा तो वह जिंक प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद उसका क्या करना है, विद्युत अपघटन द्वारा उसको शुद्ध कर देना है। ठीक है, तो ये था आपका जिंक के निष्कर्षण की विधि। दो अयस्क से बताए, एक कैलेमाइन से बताए, एक जिंक ब्लेंड से बताए। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरा महत्वपूर्ण तत्व या महत्वपूर्ण धातु एल्यूमिनियम। तो देखिए एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क है बॉक्साइट Al2O3 × 2s2O, कोरंडम Al2O3, क्रायोलाइट Na3Al(F6), सबका फॉर्मूला लिख दिए हैं। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो है बॉक्साइट। क्या है, बॉक्साइट। तो
तो जनरली तौर पर हम लोग जो एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं वो बॉक्साइट से ही प्राप्त करते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए बोर्ड एग्जाम में कि एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन है, तो यहाँ पर बॉक्साइट पर ही टिक लगाइएगा, ठीक है। वैसे ये सब भी है, कोरंडम है, क्रायोलाइट दोनों है, लेकिन मुख्य अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है। और जो धातु प्राप्त किया जाता है, जो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, वह बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मुख्य रूप से बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। तो अयस्क से जब करेंगे तो पहले सांद्रित करेंगे, फिर जारित निस्तापित करेंगे, फिर अपकरण करेंगे, फिर एल्यूमिनियम प्राप्त होगा, उसको शुद्ध करेंगे। तो चलते हैं अलग अलग प्रोसेस पर, इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले अयस्क को सांद्रित किया जाता है। सांद्रित बॉक्साइट को चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। तो Al2O3 ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये जो 2NaLaLO2 ये प्राप्त हुआ, ये आपका सोडियम एल्यूमिनेट है। नाम से सोडियम एल्यूमिनियम, सोडियम Na एल्यूमिनियम Al, तो इसको O2 लग गया, इसीलिए एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उड़ गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अवशेष को जल के साथ मिलाने पर सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है। यानी क्या कह रहा है, अवशेष को, जो अवशेष बचेगा जल के साथ मिलाने पर सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है, जबकि अविलेय अपद्रव्य को छान करके अलग कर लिया जाता है। छानित द्रव में जो अलग करेंगे 50 से 60 डिग्री पर CO2 प्रवाहित करने पर AlOH3 प्राप्त होता है, यानी सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप जहां भी हो तो उसके लिए तीर, नीचे तीर इंडिकेट किया जाता है, वो आप लोग रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं ये चीज। तो खैर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप को छान करके सुखा लिया जाता है, यानी AlOH3 जो अवक्षेप है वह चूंकि द्रव में है तो द्रव में रहेगा, लेकिन ठोस के रूप में रहेगा, तो उसको छान करके अलग कर लेगा, उसके बाद उसको सुखा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाएगा, तत्पश्चात उसे तीव्रता से गर्म किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद उसको तीव्रता से गर्म कर दिया जाएगा। सुखाने के बाद गर्म करने पर वह एल्यूमिना प्राप्त होता है। तो दोनों रिएक्शन को दिखाए। सबसे पहले ये जो NaAlO2 ये जो हुआ एक तरह से सोडियम एल्यूमिनेट, उसको सबसे पहले क्या किया, छान करके अलग किया गया। तो जल और CO2 की मात्रा में उसको 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर दिया गया, जिससे AlOH3 यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया गया, छान करके अलग कर लिया गया और उसके बाद उसको सुखा दिया गया। उसके बाद जब सुखाने के बाद उसको गर्म किया गया तो Al2O3 यानी एल्यूमिना प्राप्त हुआ, और एल्यूमिना को डायरेक्ट वैद्युत अपघटन करने पर शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण धातु था। बोर्ड एग्जाम में एल्यूमिनियम का निष्कर्षण या फिर जिंक का निष्कर्षण पूछा जा सकता है, इसलिए यदि जिंक का निष्कर्षण पूछे तो ये याद रख लीजिएगा कम से कम इस दोनों कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड में से एक में। और जबकि इसमें एल्यूमिनियम पूछेगा तो बॉक्साइट से ही पूछा जाता है, इसलिए सारा प्रोसेस को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।